चलो, निधि कंपनी डिस्कस कर रहे थे आपने। जो कल अपन ने पॉइंट्स पढ़े वो किसी को वापस उन्होंने घर जाके पढ़ा, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ आया? सब समझ आया? वेरी स्मार्ट। चलो, अगर सब समझ आया तो अगर अपन निधि कंपनी की बात करें, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोन और डिपॉजिट, ये दो इनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा ये और कोई बिजनेस, चिट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और कोई बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर अपन निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इनको ध्यान रखनी है? पेड अप शेयर कैपिटल, नेट ओन फंड्स, मेंबर। क्या क्या है? नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए? 20 lakhs। शेयर कैपिटल 10 लाख और मेंबर्स 200। अब ये जो नेट ओन फंड्स और मेंबर्स वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स में कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अब ऑब्वियसली बात है, नेट ओन फंड्स अपन हो सकता है या फिर 200 मेंबर्स हो सकता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हो वैसे ही सारी प्रोविजंस तुम फुलफिल कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें 120 डेज़ का टाइम दिया है कि इतने में तुम अश्योर कर लो कि ये दोनों के दोनों जो तुम्हारी कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है। और वो तुम कैसे बताओगे? फॉर्म NDH 4 के थ्रू। याद आया? ये अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना शेयर अलॉटमेंट और मेंबरशिप पे। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 रुपीज़। अब अगर डिपॉजिट होल्डर बन रहा है कोई इंसान, फ़ोन साइलेंट पे कर लो प्लीज़, तो मिनिमम उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होना चाहिए? 100। कौन कौन से लोग मेंबर नहीं बन सकते, या कौन कौन से लोग मेंबर बन सकते हैं जो तुम्हें याद हो? मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकते हैं, और जो मेजर होने चाहिए 18+। बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और कोई भी दूसरी एंटिटी निधि कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। अब इन केस कोई माइनर अगर हो तो क्या डिपॉजिट होल्ड कर सकता है? थ्रू गार्डियन। लीगल हो या नेचुरल हो, दोनों चलेगा। ठीक है, याद आया? और कौन सा पॉइंट था जो अपन ने कल डिस्कस किया था? 50% वाला। ये क्या था? इन केस कोई भी मेंबर का अगर ऑनगोइंग लोन है तो वैसे केस में उसकी जितनी भी टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज़्यादा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। समझ आया? कि इनकेस अगर कोई ऑनगोइंग लोन चल रहा है तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता, वो अपनी मेंबरशिप का 50% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है अपना ब्रांचेस वाला। ब्रांचेस वाले में अपन ने क्या पॉइंट्स देखे थे? पहला चीज़ तो ये कि एटलीस्ट 3 साल अगर वो प्रॉफिट में है तो ही वो ब्रांच ओपन कर सकता है, नेट प्रॉफिट। कितनी ब्रांच ओपन कर सकता है? एक डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्रांच। अगर उससे ज़्यादा करनी हो तो RD की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरे स्टेट में ब्रांच ओपन कर सकता है? नहीं। ठीक है, ये था ब्रांच ओपनिंग के सारे पॉइंट्स। अगर ब्रांच तुम्हें क्लोज करने हो
तो फिर क्या प्रोसीजर था उसका? रीपे करने पड़ेगी सारे जो। पहला चीज़ तो तुम्हें तुम्हारी निधि कंपनी में जो भी बोर्ड है उसके साथ एक बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, जिसमें तुम पूरा प्लान बनाओगे कैसे तुम अपना सारा पैसा रिकवर करने वाले हो लोन का, और डिपॉजिट को रीपे कैसे करने वाले हो। जब तक ये प्लान तुम्हारे हाथ में नहीं है तब तक तुम आरडी से परमिशन ही नहीं ले सकते कि हमें हमारी ब्रांच अब क्लोज करनी है। ये प्लान अप्रूव हो जाता है, उसके बाद तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। कहीं पर भी अगर वर्ड कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ गिवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर अथॉरिटी आरडी को दी हुई है। समझ आया? अपन बहुत सारे बैरक की लैंग्वेज में ऐसा देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अपन कैबिनेट मिनिस्टर को एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वो अथॉरिटी आरडी को ट्रांसफ़र की हुई है। ठीक है, समझ आया? फिर ठीक है, प्लान बनाया, उसके बाद में आरडी से अप्रूवल लेंगे। आरडी से अप्रूवल लेंगे, उसका फॉर्म अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, अगर नहीं रह रहा है तो भी इट इज़ फाइन। गलत फॉर्म मत कोट करके आना। अब यहाँ पर NDH 4 था, उसका अगर तुम 2 कर दोगे तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म है NDH 2। अब यहाँ पर तुम आरडी से परमिशन लोगे विदिन 60 डेज, जब भी तुम्हें ब्रांच क्लोज करनी है उसके बाद आरडी से परमिशन मिल जाती है। उसके बाद में तुम्हें जनरल पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांच अब ऑपरेटिंग नहीं है। तो जो तुम्हारी क्लोजर का डेट है उससे 30 डेज पहले तुम्हें एडवर्टाइजमेंट इशू करनी होगी। समझ आया? अब ये अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद का ये नेक्स्ट स्टेप है, तुम एडवर्टाइजमेंट इशू करोगे 30 डेज प्रायर। अब एडवर्टाइजमेंट अपन कहाँ पर इशू करेंगे? न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में भी अब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि अपन इंग्लिश न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बोला है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही स्टेट में तुम ऑपरेट कर रहे हो अगर, तो वो पर्टिकुलर स्टेट का जो रीजनल न्यूज़पेपर है, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, जो उनका पर्टिकुलर स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर में अगर तुम एडवर्टाइजमेंट कर दोगे जो एक्चुअली तुम्हें पता है कि उसका सर्कुलेशन ज़्यादा है तो भी चलेगा। समझ आया? तो कोई भी न्यूज़पेपर इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। स्पेलिंग का ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, अब ये तुमने एडवर्टाइजमेंट दी, तुम्हारा ब्रांच, तुमने सारे ऑपरेशंस क्लोज ऑफ कर दिए। जब पूरी ब्रांच बंद हो जाती है, बंद होने के 30 डेज बाद तुम्हें इंटीमेशन देना होगा कि अब ये ब्रांच ऑपरेटिंग नहीं है। समझ आया? पहले तुम परमिशन लोगे, उस चीज़ को डिस्क्लोज करोगे, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वापस से इन्फॉर्म करोगे कि अब ये जेन्युइनली कुछ काम नहीं कर रही। ठीक है, ये इंटीमेशन तुम कहाँ पर दोगे? ROC में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा था? डायरेक्टर्स के रिलेटेड। निधि कंपनी में कौन डायरेक्टर बन सकता है? पहला तो कंपलसरी पॉइंट ये है कि उसको मेंबर बनना पड़ेगा। दूसरा, टर्म कितना था निधि कंपनी का? 10 ईयर्स, 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। उसके बाद अगर रीअपॉइंट करना है तो एटलीस्ट 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड। ठीक है, फिर अपन ने देखा था डिविडेंड 25% से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उससे ज़्यादा करना है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उनको लगता है कि हाँ ये फीजेबल है तो ही वो परमिट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपन ने क्या बात की थी? 7.5 क्या? उससे 7.5 से ज़्यादा। अब यहाँ पर लिखा है शेल बी कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? सॉरी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सबको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब क्या होता है? जब तुम लोन रीपे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ना, तुम्हारा प्रिंसिपल भी साथ साथ में तुम रीपे कर रहे हो, तो जब तुम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो हर बार प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होगा। जितना अमाउंट बाकी है उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे।
समझ आया? मतलब अगर 5 साल का लोन है, तुमने 1 लाख का लोन लिया है, तुम हर साल 20-20 हज़ार देने वाले हो, तो वैसे केस में तुम्हारा फर्स्ट ईयर पे तो पूरे के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट ईयर पे तुमने 25,000 तो रीपे कर दिया है ना, तो बाकी का जो 80,000 है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। पूरा का पूरा 1 लाख पे फॉर 5 ईयर्स इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसके बाद आओ तुम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पे। डिपॉजिट क्या होता है? What do you mean by deposit? कंपनीज एक्ट में एक 3 पेज की डेफिनेशन है डिपॉजिट क्या होता है। सच्ची में है? इधर 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 बताना है। पैसे जमा ना कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर डिपॉजिट के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अपना फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है अपना रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को अपन टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तुम कितने टाइम के लिए पैसे जमा करने वाले हो, और उसमें वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तुम उसमें ना कोई एक्स्ट्रा एडिशन करने वाले हो, ना उधर से पैसे विड्रॉ करने वाले हो, उसको अपन टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट सुना है सबने, क्या होता है? एफडी कराते हैं कि एक बार अभी पैसे दे दिए तो वो 7 साल के लिए लॉक्ड है, तो दैट इज टर्म डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? तुमने वो फिक्स किया हुआ है अमाउंट की, इतना अमाउंट तुम हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में इन्वेस्ट करते रहोगे, जिस पे रिकरिंग तरीके से इंटरेस्ट जुड़ेगा। इस पे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पूरे टाइम इंटरेस्ट जुड़ेगा। वो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा कि अगर तुमने एक महीने में 500 दिए हैं, दूसरे महीने में तुमने वापस 500 दिए, तो वैसे जैसे जैसे अक्यूमुलेट हो रहा है तुम्हारा अमाउंट, उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। समझ आया? तो ये दोनों ही टाइप के डिपॉजिट निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये पर्टिकुलर डिपॉजिट की टाइम लिमिट इन्होंने फिक्स की हुई है कि अगर तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो वो पैसा कंपनी के पास रहेगा, वो उसको यूटिलाइज करेगी, तभी उसके अगेंस्ट में वो रिटर्न जनरेट करके तुम्हें दे सकती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर तुम फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे डाल रहे हो तो मिनिमम कितने टाइम के लिए तुम्हें वो पैसे लॉक इन रखने पड़ेंगे, और इनकेस अगर रिकरिंग में डाल रहे हो तो मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो। Rule 13 of Nidhi Rules 2014 provides that any of the fixed deposit accepted by a Nidhi company shall be for a minimum period of 6 months and a maximum period of 60 months। कि इनकेस कोई भी मेंबर अगर डिपॉजिट करा रहा है, टर्म डिपॉजिट करा रहा है, तो उसको एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो पैसे डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे, और मैक्स टू मैक्स लिमिट क्या रखी है? 60 मंथ्स, कि उसके बाद तुम्हें पैसे रिडीम कराने ही पड़ेंगे। आया समझ में? तो इसकी मिनिमम पीरियड है 6 मंथ्स और मेच्योरिटी पीरियड है 60 मंथ्स। सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट के लिए जो मिनिमम पीरियड है वो 12 मंथ्स है। वो क्यों? टर्म डिपॉजिट में टाइम कम है लेकिन रिकरिंग में टाइम ज़्यादा है, ऐसा क्यों? टर्म डिपॉजिट की अपन जब बात कर रहे हैं तब एक पर्टिकुलर अमाउंट जो तुमने स्टार्टिंग से फिक्स कर दिया कि इतना ही अमाउंट अब तुम डिपॉजिट करने वाले हो। रिकरिंग में अगर तुम बात करो तो तुम छोटा छोटा अमाउंट थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड में दे रहे हो, तो अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट तुम्हारे पास अक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट में रिटर्न जनरेट होने में भी टाइम लगता है। तो लोगों के मेंबर्स के भलाई के लिए सोचकर इन लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट रखा है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? थ्रिफ्टिंग या सेविंग्स की हैबिट डालनी है अपन को। तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए तो तुम अपना पैसा डिपॉजिट करोगे ही, और मैक्सिमम टाइम लिमिट इधर भी 60 मंथ्स ही है। आया समझ में? टर्म में मिनिमम टाइम पीरियड है 6 मंथ्स और मैक्स 60। रिकरिंग में मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्स 60। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, थर्ड वाला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का थर्ड पॉइंट।
कुछ समझ आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हो? इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन्स, इसका मतलब कि कोई भी तुम अगर लोन, अपन निधि कंपनी से लोन भी ले ही सकते हैं ना, तो कोई भी अगर तुमने लोन लिया है अगेंस्ट योर रिकरिंग डिपॉजिट, कि मैंने यहाँ पर देखो डिपॉजिट में पैसे जमा किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट में मेरे को लोन चाहिए, तब वैसे केस में जो तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट का टाइम लिमिट होगा ना, अपन ने देखा था अभी मिनिमम 12 मैक्सिमम 60, तो यहाँ पर जो तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट का टाइम होगा वो एटलीस्ट उतना पीरियड तो रहेगा जितने पीरियड का लोन है। समझ में आया? क्योंकि अगर तुमने 5 साल का लोन लिया है और तुम्हारा जो ये रिकरिंग डिपॉजिट है वो 2 साल में ही मैच्योर हो जाता है, तो वैसे केस में निधि कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी रहेगी ही नहीं तुम्हारे लोन के लिए। समझ में आया? रिकरिंग डिपॉजिट क्या है वो समझ आया? अपन ने देखा था कि मिनिमम टाइम लिमिट 12 मंथ्स है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 60 मंथ्स है। यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम कोई एक मॉर्गेज लोन ले रहे हो जिसके अगेंस्ट में जो भी मेंबर है उसने अपना रिकरिंग डिपॉजिट रखवाया है कि ये निधि कंपनी में मैंने रिकरिंग डिपॉजिट इतने अमाउंट की इतने टाइम के लिए बनाई है, उसके अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए, वैसे केसेस में जो तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड होगा ना, जो यहाँ पर अपन ने 60 मंथ्स देखा है, वो एटलीस्ट उतना होगा जितने टाइम पीरियड का वो लोन है। हाँ, सीधा एक्सटेंड मत लिखना। देखो ये तुमने एक रिकरिंग डिपॉजिट करवाया सपोज 2 साल के लिए, ठीक है, 2 इयर्स के लिए तुमने वो रिकरिंग डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद में जैसे ही तुमने रिकरिंग डिपॉजिट कराया उस टाइम पे फिर तुमने सोचा कि इसकी मैच्योरिटी तुम्हारी 24 मंथ्स रहेगी, ऐसा वो तुम्हारा प्लान पूरा सब कुछ सॉर्ट हो गया है। उसके बाद में तुम्हें इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इसी कंपनी से तुमने लोन लिया 3 साल के लिए, ठीक है, और तुमने क्या बोला कि ये जो मैंने एफडी कराई है ना उसके अगेंस्ट में तुम मेरे को पैसे दे दो, इसको तुम ऐसे कोलैटरल रख लो और इसके अगेंस्ट में मेरे को ये पैसे दे दो। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये 2 साल की जो डिपॉजिट है उसको अगर तुम कोलैटरल कर रहे हो, इधर का पैसा तो तुम्हें 3 साल बाद मिलेगा, तो ये चीज़ अगर पहले ही मैच्योर हो जाती है तो ये सिक्योरिटी गायब हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर बैंक रूल्स में स्पेसिफाई किया गया है कि इन केस तुम अपनी कोलैटरल रिकरिंग डिपॉजिट रख रहे हो तो उसका टाइम पीरियड एटलीस्ट उतना होगा जितने टाइम पीरियड का तुम्हारा लोन है। समझ में आया? अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना है तो ये पॉइंट पे लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है कि एक बार समझ आएगा, वापस तुम घर जाके पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखना है। अगर नहीं आया समझ तो वापस बता दूंगी मैं, बट अगर आया है तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस दी है उसके ऊपर एक पॉइंट पे बहुत बार आंसर आ जाता है। वो भले ही 3 मार्क का है लेकिन उसमें वो तुम 4 लाइन लिखोगे ना कि इस पॉइंट के हिसाब से ये आया है तो ये केस में अब तुम ये कर सकते हो, उतने में तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर पॉइंट ही क्लियर नहीं हुआ तो वो आंसर नहीं बनेगा। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो है वहाँ पर अब इन लोगों ने बोला है कि तुम मैक्सिमम कितने अमाउंट की डिपॉजिट करा सकते हो। देखो, मैक्सिमम बैलेंस इन अ सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट एट एनी गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शिल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब तुम जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हो सेविंग्स अकाउंट में वो उतना नहीं बढ़ना चाहिए जिससे तुम जो उस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 1 लाख से ज़्यादा हो।
सीधा डिपॉजिट का अमाउंट फिक्स करने की जगह इन लोगों ने इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स किया है। पॉइंट समझ आया? ये नहीं बोल रहे कि तुम कितना पैसा जमा कर सकते हो, इन लोगों ने इस पॉइंट पे लिमिट लगा दी है कि एक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट पे 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो तुम्हारा एक पॉइंट पे उतना ही अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आया समझ में? अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे 2% ज़्यादा तक का तुम कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। बाकी सारे बैंक्स में अगर 6% का रेट चल रहा है तो निधि कंपनी 8% तक का रेट रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। आया समझ में? ये चारों पॉइंट एक बार वापस रीड कर लो। नेक्स्ट जो डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की बात की, वो इन लोगों ने बोला है आरबीआई ने जो एनबीएफसी के लिए रेट रखी हुई है उसी रेट पे निधि कंपनियां ऑफर करेगी। जो अपन ने ये देखा था टर्म डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एनबीएफसी के लिए जो रेट फिक्स्ड है वही रेट पे निधि कंपनी प्रोवाइड करेगी। एनबीएफसी क्या होता है, उसके टाइप्स, वो क्या करती है, वो अपन आराम से बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर पूरा एक चैप्टर है तुम्हारा। उसका फुल फॉर्म पता है सबको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कुछ डाउट है तो इधर पूछो ना। RBI रिसर्च कर रही है तो 2% कहाँ से ऐसे? 2% इज़ फॉर सेविंग्स अकाउंट। तुम जब अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा रहे हो, वहाँ पर उन लोगों ने लिमिट रखी है कि नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक्स की जो रेट है उससे 2% तक का ऊपर तुम दे सकते हो। टर्म डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के नाम पे अगर तुम पैसे कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, वैसे केस में जो एनबीएफसीज के लिए रेट डिसाइड की गई है उसी रेट पे होगा। ऐसा 2 पॉइंट है। क्या हुआ? इतना समझ आया? लास्ट पे देख बैठे हो लेकिन दिखता है। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट और लोन के लिए नहीं जाता है, जो साइड में ऐसे ही रखा जाता है इसको। कोई भी ऐसे डिपॉजिट जिसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज नहीं बनाया हुआ है, अपन ने किसी के अगेंस्ट में लोन ले लिया हुआ है या फिर वो किसी और को पे ऑफ नहीं करना है, अगर ऐसे कोई टर्म डिपॉजिट है उसको अपन एनकम्बरेंसेस की उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। अनएनकम्बर्ड का मतलब कि उसके ऊपर और कोई तीसरे टाइप का चार्ज नहीं क्रिएट किया हुआ। एनकम्बरेंस अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर डिपॉजिट के अगेंस्ट में ना तुमने कोई लोन लिया है, ना उसके अगेंस्ट में तुमने कोई दूसरी कंडीशन स्पेसिफाई की है, ना उसके अगेंस्ट में तुमने कोई दूसरी प्रॉपर्टी एक्वायर की है। वो वैसे का वैसा ही पड़ा है जिसके ऊपर और कोई कंडीशन या चार्जेस नहीं है। आया समझ में? जो अपन लीन की बात करते हैं, कोई लीन नहीं है ये पर्टिकुलर टर्म डिपॉजिट पे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने निधि कंपनी के लिए ये चीज़ स्पेसिफाई की हुई है कि निधि कंपनी अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसके हाथ में फ़ंड्स तो आने ही वाले हैं, तो उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक साथ ही सारे पैसे यूटिलाइज़ हो गए, फिर जब कोई मांगने आया तो पैसे नहीं बचे हाथ में। वो पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर फ्रेज लॉ बनाया है कि हर एक निधि कंपनी को अपना जितना भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है उसका एटलीस्ट 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। वो डिपॉजिट वो कहाँ पर बनाएगी? नेशनलाइज्ड बैंक्स में। समझ में आया?
बैंक्स में वो SLR होता है, पता है क्या होता है कि तुम्हें पर्टिकुलर परसेंटेज का जो अमाउंट है तुम्हारा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उन लोगों ने लिस्ट की है, उसमें डाल के रखना पड़ेगा लिक्विड एसिड के नाम पर। यहाँ पर अब इन लोगों ने ये बोला है कि इतने सारे फंड्स इनके हाथ में आए हैं, वो कैसे एलोकेट होंगे, क्या होंगे, तो गवर्नमेंट ने ये रूल स्पेसिफाई किया हुआ है जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है निधि कंपनी के, उसका एटलीस्ट 10% टर्म डिपॉजिट में जाने चाहिए। अब वो टर्म डिपॉजिट वो कौन से इंस्टीट्यूशन में कराएगी? नेशनलाइज्ड बैंक्स में। आया समझ में? हाँ या ना, ऐसे एकदम ठीक है। टर्म डिपॉजिट क्या होता है वो अपन ने डिस्कस किया था, तो उससे तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा बोला है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है अगर, तो टेम्प्रेरी पर्पस के लिए तुम पैसे विड्रॉ कर सकते हो। इनकेस अगर तुम्हें तुम्हारे डिपॉजिटर्स को वापस पैसे रीपे करने हैं या कोई ऐसा रीज़न है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री कर रहा है, तो उससे परमिशन लेकर तुम टेम्प्रेरी पर्पस के लिए टर्म डिपॉजिट या 10% वाले लिमिट में से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? दोनों पॉइंट एक बार रीड कर लो। यहाँ पर जो तुम्हें रूल्स की लैंग्वेज दी हुई है वो डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट की लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया हो। ये सेम लैंग्वेज तुम अगर नहीं लिखोगे पेपर में तो चलेगा, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट लाइन का क्या मतलब है? 10% is to rate. Subject to such conditions and the time limit which may be specified by the regional director to ensure restoration of the prescribed limit of 10%। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था? टेम्प्रेरी पर्पस के लिए अपन पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब तुम्हें वो रीजनल डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन प्रोवाइड कर रही है कि तुम विड्रॉ कर सकते हो, उसके साथ साथ में वो कंडीशंस और टाइम लिमिट भी प्रोवाइड करेगी कि क्या कंडीशंस पे तुम पैसे निकाल सकते हो, कितने एक्सटेंट तक का पैसे निकाल सकते हो, और वो पर्टिकुलर अमाउंट कितने टाइम में तुम्हें वापस रीपे करना है, ताकि वो 10% वाली लिमिट ज़्यादा देर तक तुम्हारी नॉन कंप्लायंस में ना जाए। समझ में आया? नेक्स्ट है लोन बाय निधि। सबसे पहला पॉइंट ये, निधि कंपनी बिना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये चीज़ शायद नहीं लिखी है तो एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख लो साइड में, बिना कोई कोलैटरल के लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। और लोन देगी किसको? सिर्फ अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट जो अभी तुम्हें लिस्ट दी हुई है वो है कि एक पर्टिकुलर मेंबर को निधि कंपनी मैक्स टू मैक्स कितना लोन प्रोवाइड कर सकती है।
पहला पॉइंट अब इन्होंने ये दिया हुआ है कि निधि कंपनी ने जो टोटल डिपॉजिट एक्सेप्ट की है अपने सारे मेंबर्स से, अगर वो 2 करोड़ से कम है तो वैसे केस में एक मेंबर को 2 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया है निधि कंपनी ने, ये अपन ने ये जो देखा ना टर्म रिकरिंग, इससे जितने टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन लोगों ने एलोकेट किए हैं वो अगर 2 करोड़ से कम है तो एक पर्टिकुलर मेंबर को 2 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। समझ आया? वैसे ही बाकी सारी भी तुम्हें लिस्ट वही दिया हुआ है कि इनकेस अगर टोटल अमाउंट एक्सेप्टेड डिपॉजिट 20 करोड़ है तो वैसे केस में मोर देन 2 एंड लेस देन 20। एक काम करो, ये जो 4 पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं ना वो रीड करो, इसमें एक मिस्टेक है, क्या है वो मेरे को बताओ। और ऐसा नहीं कि टाइपिंग एरर है, रूल में ही एक मिस्टेक है। पहले पॉइंट का मतलब समझ आया कि अपन कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अब ये 4 पॉइंट पढ़ो और इसमें रूल में जब वो लोग ड्राफ्ट कर रहे थे ना वो ड्राफ्टिंग एरर है, वो ड्राफ्टिंग एरर मेरे को बताओ। आराम से लैंग्वेज पढ़ो। 2 पॉइंट में एरर है, 3 में, तीनों में ही एरर है। स्पेलिंग मत ढूंढने बैठना, उसकी बात नहीं कर रही मैं। इन्होंने ऐसा बोला है लेस देन 2 करोड़ है तो फिर 2 लाख रुपीज़ का होगा। अगर एग्जैक्ट 2 करोड़ का डिपॉजिट हुआ उसकी कोई लिमिट दी ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बोला हुआ है कि अगर मोर देन 2 करोड़ हुआ तो तुम 7.5 लाख का लोन दे सकते हो। समझ आया? अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने टाइपिंग एरर कुछ किया है। जब रूल्स ड्राफ्ट हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने ही ये पर्टिकुलर रूल इसी लैंग्वेज में पास किया है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाता है कि 2 करोड़ के डिपॉजिट है, अब तुम बताओ कि इसमें तुम कितना लोन दे सकते हो मेंबर को, तो वो चीज़ तुम्हें ये रूल के हिसाब से समझानी पड़ेगी कि रूल में लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, स्पेसिफिक 2 करोड़ का कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। समझ में आया? अब पॉइंट क्या है, अगर 2 करोड़, क्या हुआ नहीं समझ आया? 2 करोड़ से कम का अगर डिपॉजिट है तो एक इंसान को कितना लोन मिलेगा? 2 लाख रुपए। 2 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट है लेकिन 20 करोड़ से कम है, वैसे केस में 7.5 लाख। 20 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है तो 12 लाख। और अगर 50 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट है तो 15 लाख। अब एग्जैक्ट 2 करोड़, एग्जैक्ट 20 करोड़, एग्जैक्ट 50 करोड़ पे कितना लोन देना है उसमें लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखा हुआ। आया समझ में? अपन ने बात की थी कोलैटरल की, तो कोलैटरल में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? तुम लैंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो ना, तो वो हुआ ना कोलैटरल। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तुम ऐसे कोलैटरल सिक्योरिटी दे सकते हो। तो उसमें निधि कंपनी ने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो भी टोटल अमाउंट होगा उससे 50% ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। अगर तुमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारा एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा उस पर। समझ आया? 50% कम पे लोन मिलेगा। अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि तुम 2 करोड़ उठा लोगे उसके अगेंस्ट, 1 ही करोड़ उठा सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये पॉइंट। समझ आया? ये वाले किस वाले में? ये तो डिपॉजिट है ना।
गोल्ड वगैरह वाले टाइम पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया। वो गोल्ड की पर्टिकुलर वैल्यूएशन वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैक्स अमाउंट कितना हो सकता है। नहीं लिखा नहीं है, बताती हूँ ना, 2 मिनट। रीड तो 50% है, फिर लैंग्वेज तो पढ़ो। नेक्स्ट अब ये लोग ये बोल रहे कि इन केस कोई निजी कंपनी कंटिन्यूसली 3 साल के लिए कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो वैसे केस में जो अपन ने ये लिमिट पढ़ी ना 2 लाख 7.5 लाख, उतने अमाउंट की जगह वो अमाउंट 50% पे आ जाएगा। जो लोन प्रोवाइड करने की लिमिट है तुम्हारी, सपोज़ तुम्हारी निजी कंपनी है, तुमने सबको लोन्स अभी फ़िलहाल दिया हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल से तुम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, तो अब से अगर तुम कोई फ्रेश लोन इशू करोगे ना, तो जो तुम्हें लिमिट्स दी हुई है उसकी आधी लिमिट पे तुम्हें देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 2.5 करोड़ के डिपॉजिट किए हुए हैं तो तुम 2 लाख तक का लोन दे सकते हो एक मेंबर को, पर अगर तुम पिछले 3 साल से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो वो लिमिट 1 लाख हो जाती है। आया समझ में? हाँ या ना? नहीं आया? देखो अपन ने क्या देखा, अगर अपन लोन्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी निजी कंपनी के जो डिपॉजिट है वो अगर 2 करोड़ से कम है तो वैसे केस में तुम लोन कितना दे सकते हो? एक मेंबर को 2 लाख का लोन मिल सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो निजी कंपनी है उन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स से कोई प्रॉफिट ही नहीं अर्न किया है, पैसा ही नहीं कमा रही है, तो वैसे केस में अगर तुम फ्रेश लोन इशू कर रहे हो तो ये जो लिमिट है ना वो आधी हो जाएगी। समझ आया? पहले तुम्हारे पास मैक्स लिमिट था कि एक इंसान 2 लाख तक का रुपए इधर से लेके जा सकता है, अब वो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख हो जाएगी, 50% कट हो जाएगी। समझ आया? अब वो 3 लाइन वाला पॉइंट पढ़ो, 50% वाला जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। हाँ, हर एक पॉइंट में ऐसा। इन क्लॉज ABCD चारों पॉइंट पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। समझ में आया? कोई भी मेंबर ने अगर लोन लिया और वो पर्टिकुलर अमाउंट में उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर लिया तो वो वापस लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। A member shall not be eligible for any further loan if he has borrowed any earlier loan from Nidhi and has defaulted in repayment of such loan. ठीक है, ये तो एकदम इजी था। एक बार ये लोन वाला पॉइंट वापस रीड कर लो, क्योंकि अमाउंट में करोड़, लाख, 50%, 3 फाइनेंशियल ईयर, तो हो सकता है कि थोड़ा मिक्सअप हो रहा हो। एक बार ये रीड कर लो, निधि कंपनी का टॉपिक तुम्हारा इधर ख़त्म है। कोई डाउट है, कोई लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आया तो पूछ लो। घर जाके प्लीज़ एक बार इज्जत से ये 3 पेज पढ़ना, नहीं तो नहीं याद रहेगा। पढ़ लो। पाँच मिनट में कर लेना तुम अपना अरेंजमेंट वापस।
ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है अभी, तुम्हारे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, उसमें भी ये पॉइंट वापस रिपीट होने वाला है। मतलब वो जो पॉइंट्स मैंने उधर रखे नहीं हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो भी टॉपिक्स है वो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भी रेलेवेंट है। तो एक ही टॉपिक 2 बार आ रहा है तो उसका वेटेज भी उस हिसाब से इंस्टीट्यूट देखता है, तो ध्यान से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और केस के फॉर्म में भी आ सकता है। अब केस के फॉर्म में सीधा ऐसा नहीं आएगा कि तुम बताओ इसमें क्या करेंगे, अपन ने इतने सारे प्रोविजंस पढ़े। अब इनकेस अगर इन लोगों ने पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर कंपनी है, निधि कंपनी है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, इतना इन्होंने अभी तक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तुम बताओ लोन दे सकता है या नहीं दे सकते। पिछले 2 साल से लॉस कर रही है, बताओ कितना लोन दे सकते हो। अब अपन ने प्रोविजंस पढ़े हुए हैं कि इतने लिमिट पे इतना लाख, इतने लिमिट पे इतने अमाउंट, और अगर 3 साल कंटिन्यूसली अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तभी वो अमाउंट 50% होगा। 1 साल लॉस किया सेम अमाउंट चलेगा, 2 साल लॉस किया सेम अमाउंट चलेगा, तीसरे साल के बाद से फिर हाफ होगा। आया समझ में? तो जस्ट बिकॉज एक कंपनी लॉस कर रही है उसका मतलब ये नहीं कि अपन सीधा उसको 50% पे ले आएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसके ऊपर केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अब ब्रांच अगर क्लोज करनी है तो तुम बताओ क्या प्रोसीजर होगा, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कौन सा वाला? फर्स्ट पैराग्राफ में, हाँ, इसमें अब इन लोगों ने ये बोला है कि जो अपन ने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट बोल रही हूँ, सुन लो, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट के लास्ट पॉइंट में जो अपन ने 10% वाली लिमिट देखी है, वो 10% आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट किस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे, इस पे वो लिखा हुआ है कि द अमाउंट विच विल नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। इसका मतलब पूरे साल में, अब जैसे तुम्हारा सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ जो आएगा उसका जो लास्ट वर्किंग डे है उस दिन पर पर्टिकुलर कितने डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग थे, उसके बेसिस पे तुम चेक करोगे कि तुम्हारी 10% की लिमिट में कितना ऐड करना है या कितना सबट्रैक्ट करना है। समझ आया? अब डिपॉजिट जो है वो तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे ना, कभी किसी के मैच्योर हुए, कभी किसी ने एक्सेप्ट किए, तो वो 10% की लिमिट तो बार बार वेरी करती रहेगी। तो उस पर तुम्हें एक फिक्स पॉइंट लेके चलना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की अपन बात कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा पिछले में जो सेकेंड महीना होगा ना तुम्हारा, लास्ट सेकेंड मंथ, उस पर्टिकुलर दिन पे जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट थे उस पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से अपन 10% का लिमिट देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर नहीं, मंथ की बात कर रहे हैं अपन। जो पॉइंट पे तुम चेक कर रहे हो ना, उससे 2 महीने पहले का जो लास्ट वर्किंग डे है। हाँ समझ में आया? कोई डाउट? इंटरप्रिटेशन समझ आया? पॉइंट्स क्लियर हुए? तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लिख के आओगे? नहीं बोला? ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें सेक्शन 8 पूरा बैरेक्ट की लैंग्वेज दी हुई है तुम्हें। सीधा ऐसा नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, पूरा का पूरा सेक्शन 8 है यहाँ पर। उसको अपन कल लाइन टू लाइन आराम से इंटरप्रेट करेंगे। आज के लिए इतना ही।